गुड इवनिंग फ्रेंड, 10 तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम यूपीएसआई जो है जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगातार आपके सामने हल करवा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उसी कड़ी में एक नया जो है सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप जान रहे हैं कि सामान्य अध्ययन से आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उसी के हिसाब से 40 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकॉन पे ऑल का जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको पहले जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, कौन सा था? 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, आलमगीर। तो ये हो जाएगा लोथल। हड़प्पा स्थल में बंदरगाह क्या था? लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का क्या था? शासक था। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये बेहद ही आसान है। तो आपका ए हो जाएगा वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत में आया था कालीकट बंदरगाह पे, 17 मई 1498 को अफ्रीका से होते हुए। और ये यूरोप और भारत के बीच जो है नए समुद्री मार्ग की क्या किया था? खोज किया था। और कालीकट जब ये पहुंचा था तो वहाँ के जो शासक थे, राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा क्या किया था? स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे कि संविधान के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के पहले अस्थायी पूछा है। देखिए, अस्थायी नहीं पूछा है आपसे, टेम्परेरी पूछा है। तो इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे परमानेंट पूछे तब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। टेम्परेरी सच्चिदानंद और परमानेंट राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय और छठवीं। तो ये हो जाएगा छठवीं अनुसूची में। किसमें? छठवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका कि हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक पूंजीवादी राष्ट्र है, कि एक धनिक तंत्रात्मक या धनिक जो है तंत्रवादी राष्ट्र है? तो इसका हो जाएगा एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? राष्ट्र है, जहाँ पे किसी भी एक विशेष धर्म को जो है प्रोत्साहन नहीं मिलता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? कि अगर किसी जनजाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से निकालना हो तो यह अधिकार किसके पास है? बताइए। राष्ट्रपति के पास है, कि संसद के पास है, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास है, कि संघ के मंत्रिपरिषद के पास है? तो ये जो है आपके संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। जो लोकसभा की प्रथम महिला क्या हो? अध्यक्ष हो। तो आपको पता है ये मीरा कुमारी थी। कौन था? मीरा कुमार। और ये 15वीं लोकसभा के दौरान जो है बनी थी। तो याद रखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन से लोकसभा चुनाव के दौरान बनी थी? 15वीं, 2009 से 14 के बीच। और ये कहाँ की हैं? बिहार। ये बिहार की हैं। और करंट की बात की जाए तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। कौन? ओम बिरला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन है राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका
कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HSBC बैंक। तो ये तो सीधे सीधे जो है आपको दिख रहा है, ये जो डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो ये भारतीय बैंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, ग्रेसम का नियम। किसका नियम? ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी मापन की ऊंचाई जो है इकाई है? पारसेक से किस चीज़ को मापा जाता है? क्या तारों की सघनता को, खगोलीय दूरी को, खगोलीय पिंडों की चमक को, विशालकाय तारों का कक्षीय वेग? तो ये जो है आपके खगोलीय दूरी मापने का क्या है, इकाई है। कौन? पारसेक। क्योंकि आपको पता होगा कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष आपका होता है। और आपको पता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 3 जीरो हटा देंगे सीधे सीधे। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो आपको पता होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का घनत्व अधिकतम किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 अंश सेल्सियस पर। अब इसमें कह रहा है 55 नंबर में कि जो NaCl में होता है, क्या होता है? अध्रुवीय बंध है, धात्विक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, आयनिक बंध। तो ये हो जाएगा आयनिक बंध, क्योंकि मालूम है कि आप जब उसको तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl, तो Cl पे -4, इस पर प्लस चार्ज, तो ये क्या होगा? आयनिक बंध हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर कह रहा है कि एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, बताइए। तो एसिटिक एसिड का सूत्र आपको मालूम है कि CH3COOH ये होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? B2, B12, B1, E। तो जो बेरी है रोग वो किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य करता है। माने एक काम नहीं करेगा, बाकी वो क्या करेगा? तीनों काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है बताना है आपको 58 नंबर क्वेश्चन में। तब देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। इसमें से ट्रांसफार्मर का 3 काम है लेकिन एक काम नहीं है 58 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो है प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ाना जो है इसका काम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा उपकरण होता है जो ट्रांसफार्मर जिसको आप बोलते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है बताइए? दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, और ये वोल्टेज को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, किंतु यह प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा नहीं सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है आपका 59 कि 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? जो 1 KB होता है वो किसके बराबर होता है? 128 बाइट, 512 बाइट, 256, 1024। तो 59 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1024 बाइट। अब देखिए, अगर इसकी चर्चा हुई है तो इसके बारे में और हम आपको बता दें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर देखिए एक नीबल आपसे पूछे, क्या पूछे? एक नीबल, तो इसके बराबर होता है 4 बीट के। क्या होता है? 4 बीट के। अगर 1 बाइट पूछे आपसे, क्या पूछे? 1 बाइट, तो
तो ये 8 बीट के बराबर होता है। कितने? 8 बीट के, या फिर इसी को 2 निबल कह देंगे। क्या कह देंगे? 2 निबल, क्योंकि एक निबल में 4 बीट, तो 8 बीट में 2 निबल। अब देखिए 1 KB अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, 1 KB में कितना होता है? 1024। अगर 1 MB पूछे, 1 मेगाबाइट, तो 1 MB में हो जाएगा आपका 1024 किलोबाइट। और 1 GB पूछे, गीगाबाइट, तो आप बता देंगे 1024 मेगाबाइट MB। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करिए। तो आपको मालूम है द्विपदी का मतलब है बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है। तो आप करते क्या है, 106 है तो उसमें हम 2 से क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। 2 पचे 10, 2 3 6, यहाँ बचा क्या? 0। फिर ऐसे ही 2 से लगाते हैं तो ये 25 बार में जाएगा या 26 बार में जाएगा। 26 दूनी 52, तो 1 बचेगा। ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और इसको फिर क्या करेंगे? उल्टा करके हम लिख देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का, वो होगा बी बॉल, 1101010। नेक्स्ट है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी, प्रतापगढ़। जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ पे जो है आंवले का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? ये जो पेरियार नेशनल पार्क है, ये किस पर्वत श्रृंखला में है? क्या विंध्य में है, पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट में है, या फिर अरावली पर्वत में है? तो 62 का सही आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये क्या है? एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? भंडारण में CO2 की कमी, भंडारण में रोशनी की कमी, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, या फिर बोरॉन में कमी। अब देखिए इसका राइट आंसर होगा भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? क्या मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या फिर जिला मजिस्ट्रेट? तो ये करते हैं आपके मजिस्ट्रेट जो है प्रथम श्रेणी के। ठीक है, जिला न्यायालय में जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? कैदी शिनाख्त जो है अधिनियम धारा 4 और 5 के अधीन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? 2 राज्यों की, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की, 5? तो ये हो जाएगा आपका 4 राज्यों की सीमाएं जो है क्या करती हैं? सोनभद्र को स्पर्श करती हैं, छूती हैं। वो हैं कौन 4? तो देखिए एक तो आपका बिहार हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, और एक मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश का जिला है। तो इसको 4 कौन कौन फिर से याद रख लीजिए? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर कि भारतीय दंड संहिता, जिसको IPC इंग्लिश में बोलते हैं, कि धारा 53 किससे संबंधित है? आपराधिक साजिश से है, बहकाव से है, दंड से है, सामान्य अपवाद से है? तो ये हो जाएगा दंड से। ये 53 है, ये दंड से संबंधित है, क्योंकि इसके अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय है। माने कब दंडनीय आएगा? जब वो मृत्यु, आजीवन कारावास, ठीक है, उसको क्या क्या मिल सकता है? IPC 53 के अनुसार मृत्यु भी मिल सकता है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? किस अपराध के लिए? धारा जो 122 है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे कोई, या हथियार जमा करे, या लोग इत्यादि जुटाए, तो क्या इसके तहत मृत्युदंड मिल सकता है? या फिर
बी है 194 के तहत ऐसे झूठ गढ़ना, पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके या जिसकी वजह से, ठीक है। अब बताइए दोनों में से क्या होगा 68 नंबर का। तो ये हो जाएगा सिर्फ बी बॉल, ये नहीं, इसके तहत आपको जो है मृत्युदंड नहीं मिलेगा, इसके तहत मिलेगा कि ऐसे सबूत आप गढ़ दीजिए या झूठ बोल दीजिए या पेश करिए सबूत को कि जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाए, कि वो मर जाए या उसकी मृत्यु कारित हो जाए, ऐसे झूठ सबूत गढ़ना आपके द्वारा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन केवल बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष या किसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया। पहला है आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा धमकी देना। दूसरा है मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरा है अनुसूचित जाति या जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, या फिर किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का अपमान करना, या फिर SC ST जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ाना। तो कौन सा जोड़ा गया है वर्ष 2015 में संशोधन करके SC ST अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत इन चारों में से? तो ये जो जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया है ऑप्शन बी बाल, मैला ढोने अथवा मानव शव को उठाने के लिए आप किसी को क्या करें, ज़बरदस्ती बोलें कि आप ये गंदगी उठाइए, या फिर पशु उठाइए मरा हुआ, या फिर मानव का शव हो उसको अगर आप ज़बरदस्ती जो है उठाते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ जो है ये कानून में जोड़ा गया है 2015 में संशोधन करके। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। अगर ऐसे कुछ लिखा है, बाएं से आ रहे वाहन को रास्ता दें, क्या ये इसका मतलब है? गोल रास्ता इसका मतलब है, सभी दिखाओं से वाहन आ रहा है ये रास्ता है, कि आगे रास्ता घूम कर है? तो जो 70 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि इसका मतलब है कि आगे रास्ता क्या है, घूम कर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार, RTI जिसको बोलते हैं, अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? पहला है भारत में निगमित कंपनी, दूसरा है गैर सरकारी संगठन, और तीसरा है विदेशी। तो ये हो जाएगा कि आपका जो है कौन सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो 71 का हो जाएगा आपका बी बॉल, ABC तीनों, ABC तीनों। कौन कौन? भारत में निगमित कंपनी हो, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, चाहे विदेशी हो। आपको पता होना चाहिए कि ये संसद के द्वारा सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और ये भारत के सभी नागरिकों को जो है सरकारी फाइल हों चाहे रिकॉर्ड हों, उसमें जो भी सूचनाएं दर्ज हैं उनको देखने और प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, और ये किसी सरकारी संगठन, विदेशी व्यक्तियों के लिए यह लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABC तीनों। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है आपका कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया है कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। इसमें कहा गया कि कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में जो है कहा गया है, कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता है, वो कोई PIL डाला है या जनहित याचिका डाला है, और वो इस बात पर बल दिया है ना कि कोई भी डॉक्टर तो अपने पेशे के अनुसार, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें जो है ये उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसको किसी भी प्रक्रिया या औपचारिक जो भी फॉर्मेलिटीज़ हों उनकी प्रतीक्षा न करते हुए उनको तुरंत सहायता प्रदान करे चिकित्सीय। यही इसके कहने का सेंस है आपके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 72 का, वो हो जाएगा डी डॉग। क्या हो जाएगा, डी डॉग। ये इसी में कहा गया था, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में।
ठीक है, तो ये इसी बाद में क्या किया गया था, कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस न्यायिक मामले में, ये जो भी इंपॉर्टेंट मामले होते हैं जिनमें सुनवाई होती है, निर्णय कोई दिया जाता है फेमस, उनसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कलात्मक स्वतंत्रता के लिए एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में, कि कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार में, कि देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य में, या फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय राज्य में, किस में कहा गया है कि आप ऐसी जो है आपत्तिजनक या अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते 73 नंबर क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा सी, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य में। और ये 2015 का मामला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? जब संविधान लागू नहीं था, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। 74 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। और आप देखेंगे कि संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेदों को इन्हीं से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का ही छाप है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संसद सत्र किससे आरंभ होता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और विपक्ष नेता के बीच एक बैठक से, लोकसभा अध्यक्ष के संकेत से, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, या फिर संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से। संसद सत्र का शुभारंभ कैसे होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है 75 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। जब भी कोई नया सत्र, संसद सत्र का शुरू होता है तो राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण होता है, और दोनों सदनों को बुला करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आ गया 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, और डी है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी डॉग राइट, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। 77 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? लाहौर में, अमृतसर में, ननकाना साहिब में, या फिर पेशावर में? तो ये हो जाएगा ननकाना साहिब में। कहाँ पे? ननकाना साहिब में। है कहाँ? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये ननकाना साहिब क्या है? एक ज़िले का नाम है। ठीक है, जहाँ पे बाबा गुरु नानक जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और यही सिख धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब में ही हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्या है? हिस्सा है। तो ये जो है पाकिस्तान का एक ज़िला है ननकाना साहिब, जहाँ पे सिख के पहले गुरु नानक का जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जन्म स्थान है, और जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के हिस्से में है। 78 देख लेते हैं। 78 क्वेश्चन है आपका कि केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम या विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम का स्थान ले सकता है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1955, 1956, 1959, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 78 का जो है आपका बी बॉल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का क्या लेगा? ये जगह लेगा। 79 देख लेते हैं। 79 कह रहा है क्वेश्चन कि जुलाई 2019 में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये जो आपका किया जा रहा है ये खान मंत्रालय, किसके अंतर्गत? खान मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन है आज का जीके का कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए लाइट अर्बन रेल ट्रांसिट सिस्टम मेट्रो लाइट शुरू किए जाने वाली है। मेट्रो लाइट से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 3 सही है, 1 गलत है। मेट्रो लाइट से लेके
तो ये हो जाएगा आपका मेट्रोलाइट ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। ट्रेन में 3 कोच होंगे। सी है मेट्रोलाइट मौजूदा मेट्रो प्रणाली से सस्ती होगी। और डी है इस ट्रेन में 300 यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें जो कथन असत्य है वो पहला हो जाएगा, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। और ये 50 दिया तो ये गलत हो जाएगा। ट्रेन में 3 कोच होंगे, ये भी सही है। और इसमें 300 यात्री जो है सफ़र करेंगे, ये भी क्या है आपका राइट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और अगर हमारे वीडियो को आप अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।